कहानी है चिकित्सा का चक्कर, जिसे लिखा है बेढप बनारसी जी ने। बेढप बनारसी जी पिछली सदी के एक प्रसिद्ध हिंदी लेखक थे, जो अपनी मजाकिया लेखन शैली के लिए काफी प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपना एक कल्पित नाम रखा हुआ था, जिसका नाम था बेढप बनारसी। इसी नाम से वे विनोदी और व्यंग्यपूर्ण हिंदी कविताएं और लेख लिखते थे। उनके गद्य पढ़ने वाले हंसते हंसते थक जाते हैं। बेढप बनारसी जी का वास्तविक नाम था के.डी. प्रसाद गौड़। इनका जन्म 11 नवंबर 1885 में बनारस में हुआ था। इन्होंने कई उपन्यास लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, सभी हास्य और व्यंग से संबंधित हैं। तो लीजिए, हंसने हंसाने का मौका आप भी मत गवाइए। कहानी सुनिए, चिकित्सा का चक्कर। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूं। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा। लोगों को बीमार देखता था तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। यह तो न था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते, पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हंटिले के बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है, खाने को मिलते। यूडी कोलोन की शीशियां सिर पर कोमल करों से बीवी उडेल कर मलती, और सबसे बड़ी इच्छा तो यह थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण कर पूछते, कहिए बेढप जी, कैसी तबीयत है, किसकी दवा हो रही है, कुछ फायदा है? जब कोई इस प्रकार की रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता, तब मुझे बड़ा मजा आता और उस समय मैं आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता। हाँ, तो एक दिन मैं हॉकी खेल कर आया, कपड़े उतारे, स्नान किया, शाम को ही भोजन कर लेने की मेरी आदत है। पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा लिया था, इसलिए भूख न थी। श्रीमती ने खाने को पूछा। मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूं, कुछ विशेष भूख नहीं है। उन्होंने कहा, विशेष ना सही, साधारण सही, मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खाना खा लेते तो अच्छा था। संभव है मेरे आने में देर हो। मैंने फिर इनकार नहीं किया। उस दिन थोड़ा ही खाया। 12 पूड़ियां थीं और वही रोज वाली आधा पाव मलाई। खा चुकने के बाद पता चला कि प्रसाद जी के यहाँ से आज बाजार का रसगुल्ला आया है। रस तो होगा ही, कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए। 6 रसगुल्ले निगल कर मैं चारपाई पर धरना देने बैठ गया। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। एकाएक 3 बजे रात को नींद खुली। नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता था कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोंच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राज, रोगों का रामबाण, अमृतधारा की एक शीशी सदा मेरे पास रहती थी। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदें पान की, दोबारा दवा पी, तिबारा। पीतवा पीत पुनः पीतवा की सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त हो गई। दर्द में किसी प्रकार कोई कमी न हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे। वे इक्के पर तशरीफ लाए। सूट तो वे ऐसा पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के वेलेंटो में हैं। ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ जैसा लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। मैं अपना पूरा हाल भी न कहने पाया था कि आप बोले, जबान दिखलाएं। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसे ही डॉक्टरों को मरीजों की जीभ देखने में आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, बोले, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मैं तो दर्द से बेचैन था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले, अभी अस्पताल खुला ना होगा,
नहीं तो आपको दवा मंगानी न पड़ती। खैर, चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगा लीजिए, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती हैं। बोतल में पानी गर्म करके सेकिएगा। दवा पी गई। गर्म बोतलों से सेक भी आरंभ हुआ। सेकते सेकते छाले पड़ गए, पर दर्द में कमी न हुई। दोपहर हुई, शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम दूर, लोग देखने के लिए आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक ना एक नुस्खा अपने साथ लेते आता। किसी ने कहा, अजी कुछ नहीं, हींग पिला दो। किसी ने कहा, चना खिला दो। खाने के सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रह गई जिसे लोगों ने न बताया हो। 3 दिन बीत गए, दर्द में कमी न हुई। लोग आते मुझे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती थी प्रसाद जी का अमुक नाटक रंगमंच की दृष्टि से कैसा है। राय कृष्ण दास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं? मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था। ऊपर से पान और सिगरेट की चपत अलग। भला दर्द में क्या कमी हो। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पड़े रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चूहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, पर यह मेरा दोष नहीं है, उनके माँ बाप का दोष है। यदि मुझे उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता। वे थे यथा नाम तथा गुण। आपकी फीस 8 रुपए थी और मोटर का 1 रुपया अलग। आप लंदन के FRCS थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। खैर, डॉक्टर चूहानाथ कातर साहब बुलाए गए। आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक यह दवा मंगाइए। एक पर्चे पर आपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, 2 रुपए की दवा आई। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, पिचकारी में दवा भरी और मेरे पेट में वह सुई कोचकर दवा डाली। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए। उसके बाद मुझे नींद आई और मैं सो गया। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, पर दर्द में कमी हो चली थी और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफू चक्कर हो गई थी। कोई 2 सप्ताह मुझे पूर्ण स्वस्थ होने में लगे। बराबर डॉक्टर चूहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती रही। दवा के स्वाद का क्या कहना, शायद मुर्दे के मुख में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे। 15 दिन बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया, उन्हें धन्यवाद देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की आवश्यकता न होगी। वे बोले, यह तो आपकी इच्छा पर है, पर यदि आप काफ़ी एहतियात न करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती हैं। अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो उन्हें जिंदगी भर रोना पड़ता। वह तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया। अभी कुछ दिनों तक दवा पीजिए। मैं आपको क्या बताऊं, इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फड़क उठी। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या, बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे डॉक्टर कातर जी को ही मालूम है। खैर, मैंने दवा पीना जारी रखा। अभी 1 सप्ताह भी पूरा न हुआ कि 2 बजे दिन के एकाएक फिर दर्द रूपी फौज ने मेरे शरीर रूपी किले पर हमला कर दिया। डॉक्टर साहब ने जिन जिन भयंकर मर्जों का नाम लिया था, उनका स्वरूप मेरी रोती हुई आंखों के सामने नृत्य करने लगा। मैं सोचने लगा कि हुआ हमला उन्हीं में से किसी एक मर्ज का है। तुरंत डॉक्टर साहब के यहाँ आदमी दौड़ाया गया कि इंजेक्शन का सामान लेकर चलिए। वहाँ से आदमी बिना मांगी पत्रिका की भांति लौट कर आया कि डॉक्टर साहब कहीं गए हैं। इधर मेरी हालत क्या थी, उसका वर्णन यदि सरस्वती शॉर्ट हैंड से भी लिखे तो संभवतः समाप्त न हो। हवाई जहाज के पंखे की तेजी के समान तो मैं करवटें बदल रहा था।
इधर मित्रों और घर वालों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निशस्त्रीकरण सम्मेलन की भांति कोई न किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय ही हो पाता था। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन प्रस्ताव फेल हुए, कौन कौन पास। अंत में हमारे मकान के बगल में रहने वाले पंडित जी की विजय हुई और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञान रंजन, चिकित्सा मार्तंड कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री को बुलाने की बात हुई। एक सज्जन उन्हें बुलाने के लिए भेजे गए। कोई 45 मिनट बीत गए, परंतु न वैद्य जी आए न भेजे गए सज्जन का ही पता चला। एक ओर दर्द आयकर की तरह बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर इन लोगों का भी पता नहीं, और भी बेचैनी बढ़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे। वे बोले, वैद्य जी, बड़े गौर से देखा और कहा, अभी बुध के संक्रांति वृत्त में शनि की स्थिरता है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। उसके समाप्त होने पर ही देखिए मैं चलूंगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वो कह आए थे, अतएव बुलाना भी आवश्यक था। मैंने फिर उन्हें भेजा। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी पर तशरीफ लाए। आकर आप मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। आप धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा। पहले नाड़ी हाथ में ली, 5 मिनट एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले, वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर रही है। इससे मंदाग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहित होता है तब शूल का कारण होता है। कविराज जी मालूम नहीं क्या क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध के एक दूसरे ही संसार में छटपटा रही थी। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा, जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूं। मैंने कहा, दवा तो पीछे होगी, मैं पहले समझ लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा, देखिए मैं दवा देता हूं और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी। कहा, अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर, साहब फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी कम तो अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही न था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन को मित्रों की मंडली आती, वह आराम देती थी कम, दिमाग चाटती थी अधिक। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले, साहब, आप लोगों का देश का हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने देख ही लिया, हकीम भी सही। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। सर्दी बहुत तेज थी। बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़ा पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का बंददार कुर्ता पहने हुए थे। सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी। पाँव में पाजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पाजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था। उसने कपड़ा चुराया नहीं, सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मुहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो। दर्जी ने कुछ कतर ब्योत की और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब पतले दुबले इतने थे कि मालूम पड़ता था अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में बांट दी है। हकीम साहब में नज़ाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में, मगर कान काटते थे लखनऊ के। आते ही मैंने सलाम किया। उसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है जनाब का?
मैंने कहा, मर रहा हूँ, बस आपका ही इंतजार था। अब यह जिंदगी आपके हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बातें करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए। खुदाबंद करीब ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर हो जाएगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारस ही नहीं, हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई है। 10 मिनट तक हकीम ने नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिख देता हूँ, इसे इसी वक्त आप पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी। हकीम साहब चलने को तैयार हुए। उठते उठते बोले, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा कि आजकल दवाइयाँ लोग बहुत पुरानी रखते हैं। मेरे यहाँ ताज़ी दवाइयाँ मिलती हैं। दर्द फिर कम हो चला, परंतु दुर्बलता बढ़ चली थी। कभी कभी दर्द का दौरा भी अधिक वेग से हो जाता था। घर वालों को और मुझे भी दर्द के संबंध में विशेष चिंता होने लगी थी। कोई कहता था कि लखनऊ जाओ, कोई एक्सरे का नाम लेता था। किसी ने राय दी कि जल चिकित्सा कीजिए। एक सज्जन ने कहा, यह सब कुछ नहीं, आप होम्योपैथी इलाज शुरू कीजिए, देखिए कितनी शीघ्रता से लाभ होगा। बोले, साहब इन नन्ही नन्ही गोलियों में मालूम नहीं कहाँ का जादू है। साहब जादू का काम करती हैं, जादू का। एक प्राकृतिक चिकित्सा वाले ने कहा कि आप गीली मिट्टी पेट पर लेप कर धूप में बैठिए, 1 हफ्ते में दर्द हवा हो जाएगा। हमारे ससुर साहब एक डॉक्टर को लेकर आए। उन्होंने कहा, देखिए साहब, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार है। मैं बीच में बोल उठा, समझदार ना होता तो आपको कैसे यहाँ बुलाता। इसी बीच मेरी नानी की मौसी मुझे देखने आई। उन्होंने बड़े प्रेम से देखा, देखकर बोली, मैं तो पहले ही सोच रही थी कि ये कुछ ऊपरी खेल है। मैंने पूछा, ये ऊपरी खेल क्या है नानी जी? बोली, बेटा सब कुछ किताब में थोड़े लिखे रहता है, बात यह है कि किसी चुड़ैल का फसाद है। मेरी स्त्री और माता की ओर देख कहने लगी, देखो ना इसकी बरौनी कैसे खड़ी हैं, कोई चुड़ैल लगी है इसके पीछे, इसी को दिखा देना चाहिए। मैंने कहा, डॉक्टर तो मेरी जान के पीछे लग गए हैं, क्या चुड़ैल उनसे भी बढ़कर है? जब सब लोग चले गए तब मेरी पत्नी ने कहा, तुम लोगों की बात क्यों नहीं मान लिया करते? कुछ हो या ना हो, इसमें तुम्हारा हर्ज ही क्या है? मेरे दर्द में किसी विशेष प्रकार की कमी न हुई। ओझा से तो किसी प्रकार की आशा क्या करता, पर बीच बीच में दवा भी होती जाती। कुछ लाभ अवश्य हुआ, पर पूरा फायदा न हुआ। मैंने अब पक्का इरादा कर लिया कि लखनऊ जाऊं, तो बात काशी में कहीं हो सकती है, लखनऊ में हो सकती है, वहां सभी साधन हैं। सब तैयारी हो चुकी थी। इतने में एक और डॉक्टर को एक मेहरबान लिवा लाए। उन्होंने कहा, जरा मुंह तो देखूं। मैंने कहा, मुंह जीभ जो चाहे देखिए। देखकर बड़े जोर से हंसे। मैं घबराया। ऐसी हंसी केवल कवि सम्मेलनों में बेढंगी कविता पढ़ने के समय सुनाई देती है। मैं चकित भी हुआ। डॉक्टर बोले, किसी डॉक्टर को यह सूझी नहीं तुम्हें पायरिया है? उसी का जहर पेट में आ रहा है और सब फसाद पैदा कर रहा है। मैंने कहा, तब क्या करूं? डॉक्टर साहब ने कहा, इसमें करना क्या है, किसी दंत चिकित्सक के यहाँ जाकर सब दांत निकलवा दीजिए। मैंने अपने मन में कहा, आपको यह तो कहने में कुछ कठिनाई नहीं हुई होगी, गोया दांत निकलवाने में कोई तकलीफ ही नहीं होती। खैर, रात भर मैंने सोचा। मैंने भी यह निश्चय किया कि डॉक्टर सही कहते हैं। दंत चिकित्सक के यहाँ से पूछवाया। उसने कहलाया कि 3 रुपए की फीस दांत तोड़ने के लिए लगेगी। कुल दांतों के लिए 96 रुपए लगेंगे, मगर मैं आपके लिए 6 रुपए छोड़ दूंगा। इसके अतिरिक्त दांत बनवाई 150 अलग। यह सुनकर पेट के दर्द के साथ सिर में भी चक्कर आने लगे, मगर मैंने सोचा कि जान सलामत है तो सब कुछ है, इतना और खर्च करो। श्रीमती से मैंने रुपए मांगे। उन्होंने पूछा, क्या होगा? मैंने सारा हाल कह दिया। वे बोली, तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने गई है। आज कोई कहता है दांत उखड़वा डालो, कल कोई कहेगा सारे बाल उखड़वा डालो, परसों कोई डॉक्टर कहेगा नाक नोचवा डालो, आंखें निकलवा दो। यह सब फिजूल है। खाना ठिकाने से खाओ, 15 दिन में ठीक हो जाओगे। मैंने कहा, तुम्हें अपनी ही दवा करनी थी तो इतने रुपए अब तक क्यों बर्बाद किए?
तो यह थी कहानी चिकित्सा का चक्कर, जिसे बेढब बनारसी जी ने लिखा था। कहानी सुनते हुए आपने पाया होगा कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त शब्दों का प्रयोग किया है, किस तरह से वे तुलनात्मक प्रयोग करते हैं और साथ ही वे प्रयास करते हैं कि मनोरंजन भी हो, बात भी समझ में आए और हर पाठक अपने लिए कुछ न कुछ मसाला उनकी बात में से ढूंढ पाए। इसे कहते हैं व्यंग्यपूर्ण रचना। हिंदी साहित्य में बेढब बनारसी जी का नाम अपनी बात को पूर्ण अंदाज में कहने, अंग्रेजी शब्दों का अपने लेख में प्रयोग करने, उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग करने व विदेशी शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा के साथ मिलाने के लिए किया जाता है। आप भी जब भी कुछ लिखने का प्रयास करें तो आप बेढब बनारसी जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका शब्द प्रयोग और उनके उदाहरण देने का तरीका वाकई प्रशंसा के योग्य है। कहानी को एक बार नहीं 2-3 बार सुनिए, पढ़िए, ताकि आपकी भाषा पर आपके कहने के तरीके में मजबूती आए। मेरे साथ चिकित्सा का बेहतरीन चक्कर सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक आभार।